नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले जम्मू धमाके से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज 18 की खबर है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके मामले में अब FIR दर्ज की गई है। इसमें UAPA IPC एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में UAPA की धारा 13, 16, 18 और 23 के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही IPC की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश और धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश रचने का मामला भी दर्ज किया है। जम्मू धमाके में अब जांच जो है वो NIA को सौंपी जाएगी, ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन अब फिलहाल वहां पर जम्मू में थाने में FIR दर्ज की गई है। इन धाराओं में इंडियन पिनल कोड की समक्ष धाराओं के बारे में मैंने आपको बताया। CNN न्यूज 18 की यह खबर है कि अब FIR दर्ज की गई है। इसे एक आपराधिक साजिश के तहत भी इसकी जांच की जाएगी। 2 ड्रोन 1:43 सुबह, रविवार की सुबह इनके थ्रू वहां पर एक्सप्लोजिव विस्फोटकों को गिरा दिया गया था जम्मू एयरफोर्स बेस पर। और वहां पर एक बैरक की छत के ऊपर एक बम गिरा और दूसरा खुले में जाकर टूटा। ये पूरे जो थे इम्पैक्ट पर एक्सप्लोजन, इस तरह के विस्फोटक पदार्थ थे जिसको कि ड्रोन से बांधकर उसको भेजा गया था। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि LOC के उस पार से इसको अंजाम दिया गया है और कम से कम 14 किलोमीटर की दूरी इन ड्रोन्स ने तय की। कैसे तय की यही देखा जा रहा है, क्योंकि आसपास का जो 10 किलोमीटर का एरिया है पूरी तरह से शांत है और वहां पर कोई भी इस तरह की हलचल मूवमेंट का कोई भी किसी ने भी बखान नहीं किया गया है, ना ही इसकी कोई रिपोर्ट आई है। जहां तक पता लग रहा है कि ये जो है LOC के उस तरफ एक लॉन्च पैड से इस ड्रोन को संचालित किया गया और इसे अंजाम दिया गया। और वहीं अगर रविवार को सुबह 1:43 पर यह घटना घटी है, तो आज सोमवार सुबह 3 बजे कालूचक में आर्मी के एक इंस्टॉलेशन पर भी 2 ड्रोन देखे गए। इसकी पुष्टि अब भारतीय सेना ने की है। अब संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ग्रुप कैप्टन MJ विनोद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते आप दोनों को। संदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो 2 दिन में 2 अलग इंस्टॉलेशंस पर 2 ड्रोन, जो मोडस है, जो तरीका है जो अपनाया गया है वो सिमिलर है। एक जम्मू के एयरफोर्स बेस पर, दूसरा आर्मी की उस इंस्टॉलेशन पर जो कि रत्नुचाक कालूचाक में है। बिल्कुल, देखिए, ड्रोन के जरिए कल जिस तरीके से कल रात को कालूचक मिलिट्री स्टेशन के ऊपर 2 ड्रोन देखे गए 3 बजे के आसपास। उसके बाद चूंकि एक दिन पहले इस तरीके की घटना जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हो चुकी थी, तो पहले से ही सेना के जवान जो है अलर्ट थे। और जैसे ही वो ड्रोन देखे गए उसके साथ ही जो है QRT ने ड्रोन पर फायर किया और वो ड्रोन जो है फायर से वो नीचे नहीं गिरे, लेकिन वो वापस जो है उस जगह से चले गए। सीधे तौर पर एक बात तो साफ हो गई है कि अब जितने भी ऐसे आतंकी है जो कि आमने सामने की लड़ाई लड़ पाने की उनकी कुव्वत नहीं रही है, वो सीधे तौर पर आमने सामने आके इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकते। तो अब वो एक सस्ता सा जो है उपाय जो है इस्तेमाल में ला रहे हैं, वो है ड्रोन। ड्रोन जो है आजकल मार्केट में कई सारे अलग अलग तरीके के ड्रोन्स मिल जाते हैं, जिनकी रेंज और जिनकी कैपेबिलिटी और लोड कैपेसिटी उठाने की जो वो होती है, वो जो है अलग अलग तरीके से देखी भी जा रही है। तो ये और सबसे बड़ी बात है कि आनंद, इन ड्रोन्स को चलाने के लिए बहुत ज्यादा आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये आसानी से ड्रोन कोई भी ऑपरेट कर सकता है। और जिस तरीके से ड्रोन में ये लोग विस्फोटक बांध के उसके बाद ड्रॉप कर रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि आतंकी जो है उनको जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से ड्रोन को, यानी क्वाडकॉप्टर को जो है एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इससे पहले IS भी जो है इस तरीके की चीजों को इस्तेमाल कर चुका है। उसमें IS तो 2 ग्रेनेड तक बांध के जो है वो ड्रोन के जरिए डाल देता था और उसके बाद नुकसान पहुंचाता था उस फोर्सेस को। तो ये उसी तरीके की पद्धति जो है यहाँ पे अपनाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो इसमें उस आतंकी संगठन के उस शख्स का कोई जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक कोई भी जो है उसको बता नहीं पाता कि किसने कहां से किया है।
तो देखिए। क्या होता है कि एक आइडेंटिटी जो होती है वो भी रिवील नहीं होती है और जो है इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो उसी के तर्ज पर जो है पाकिस्तान जी। अब इनडायरेक्टली जो है ड्रोन के जरिए इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है, क्योंकि ये सबसे सस्ता उपाय जो है इस वक्त दिख रहा है सस्ता तो है, बुजदिली भी है और सही। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आतंकी संगठन तो सिर्फ प्यादा हो सकता है, कोई आतंकवादी अगर वहां खड़ा है तो वो प्यादा हो सकता है। ये किसी के इशारे पर किया जा रहा है और ये किसके इशारे पर किया जा रहा है, इसकी तह तक पहुंचने की का जो काम है वो भी अभी सक्रिय है हमारी एजेंसियां। पवन शर्मा जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जो धाराएं हैं उसमें आपराधिक कंस्पिरेसी यानी क्रिमिनल कंस्पिरेसी 120B को भी शामिल किया गया है, लेकिन अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? क्या एयरफोर्स या मिलिट्री एजेंसियां खुद करेंगी, एनआईए करेगी, जम्मू पुलिस करेगी, या सब साथ मिलकर इसकी तफ्तीश करेंगे? देखिए आनंद, एफआईआर दर्ज की गई है जम्मू का जो सतवारी पुलिस स्टेशन है, जो टेक्निकल एयरपोर्ट का इलाका जिसके अंदर पड़ता है, और एयरफोर्स अधिकारी की ओर से जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो यूपा के तहत है और उसमें विभिन्न धाराएं लगी हुई हैं। जैसा बता रहे हैं कि जांच कौन करेगा, तो ये यहाँ पर एनआईए की टीम यहाँ पर है, सुरक्षा एजेंसियों की टीमें यहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम जहाँ पर है, तो सब मिलकर इसकी जांच करेंगे। जो शुरुआती अभी जो बैठकें चल रही हैं, आज भी एक हाई लेवल की बैठक जो है वो उस इलाके में चल रही है टेक्निकल एयरपोर्ट के भीतर, और सभी अधिकारी जो मौके पर बैठे हुए हैं और जो साझा एक है हम तो संयुक्त रूप से टीम जो बनाई जाएगी वो टीम इसकी जांच करेगी कि आखिर किस तरीके से 2 ड्रोन जो हैं वो टेक्निकल एरिया के भीतर आकर ड्रॉप करके विस्फोट करके वापस चले गए। तो हाई लेवल टीम जो है वो गठित की जा रही है। जो सूत्रों से हमें पता चला है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ एनआईए के स्पेशल अफसर इसमें डाले जाएंगे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं, या फिर अदर एजेंसी जो सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं उनके लोग डालकर एक टीम बनाई जा सकती है जो पूरी टीम इसकी जाँच करेगी। क्योंकि आनंद, ये दो ड्रोन जो थे वो टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर देखे गए, तो उसके बाद 2 ड्रोन आज कालूचक जो इलाका है, कालूचक को रतनूचक मिलिट्री स्टेशन जहां पर हम इस समय हैं, ये वो इलाका पीछे का आप देखिए तो इस इलाके में 2 ड्रोन स्पॉट किए गए थे 3 बजे के करीब, और यहाँ पर जो भारतीय सेना की टीम थी उन्होंने फायरिंग करके दोनों को भगाया है। तो ड्रोन का आना सिलसिला लगातार जारी है, 2 टेक्निकल एयरपोर्ट पर और 2 कालूचक आर्मी स्टेशन की ओर। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय जरूर है कि सीमा पार से पूरी प्लानिंग के साथ इस तरह के ड्रोन भेजकर विस्फोट करवाने का सिलसिला जो शुरू किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये आगे भी जारी रह सकता है। पवन, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि जो एलओसी है, जो जम्मू का एयरबेस है और जो कालूचाक का आर्मी स्टेशन है, इससे कितनी दूर है? अगर हवाई तरफ से देखा जाए तो फ्लाइट पाथ अगर देखा जाए, वो कहते हैं ना कि क्रॉस पाथ, कि एक कौवे की अगर उड़ान भरेगा यहां से एलओसी, जहां आप खड़े वहां से एलओसी तक, तो कितनी दूरी उसकी होगी? देखिए, ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। आनंद, एलओसी अखनूर के उस पार है। ये पूरा जम्मू डिस्ट्रिक्ट और सांबा डिस्ट्रिक्ट और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल बॉर्डर है, और जहां से 18.4 किलोमीटर दूर है जहां पर हम इस समय हैं। और जो टेक्निकल एयरपोर्ट है वहां से 16 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है। और जिस इलाके से सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि वो वहां से वो पाकिस्तान का जफरवाल इलाका है, जिला सियालकोट के भीतर, और वहां से अगर हो सकता है कि ड्रोन आए हों, क्योंकि पहले भी उसी इलाके से ड्रोन जो है वो सांबा में आए थे, वहां पर पकड़े गए, और अखनूर में आए थे, और एलओसी पर भी एक घटना ड्रोन से आई थी, वहां पर हथियार गिराए गए थे। मादक पदार्थों की तस्करी ड्रोन के जरिए हो रही है। तो यहाँ से दूरी जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से 18.2 किलोमीटर है और एयरपोर्ट से 16 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से 16 किलोमीटर और यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। पवन, आपके इनपुट्स के लिए धन्यवाद। संदीप बोल हमारे साथ हैं, लेकिन मैं ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद के पास जाना चाहूंगा और दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि पहले घुसपैठ हुआ करता था और हवाला से पैसे आया करते थे। अब इन्होंने ड्रोन के जरिए जो है मादक पदार्थ भेजने शुरू कर दिए हैं, साथ में उसके साथ असला और बारूद भी भेजने शुरू कर दिए। जो थाना मंडी में, रजौरी में जो एक जब्ती हुई थी ड्रोन्स के थ्रू, जो एयर ड्रॉप हुआ था, उसमें पता लगा कि देखिए मादक पदार्थ, हेरोइन के साथ साथ उसमें फिर AK-47 थे, बारूद थे, कारतूस थे, सब कुछ था। तो अगर आपको 1 या 2 पैकेट हेरोइन की ड्रॉप की जाती है, उसको आप यहाँ मार्केट में बेचते हैं, तो खुद आपके पास कम से कम लाखों करोड़ों रुपए जो है आप यहाँ पर सीधा कर सकते हैं, आपको हवाला की जरूरत नहीं। तो ये भी एक नया तरीका
तरीका है, मोडस ऑपरेंडी है जो कि अब इजाद किया गया है दुश्मन द्वारा। ग्रुप कैप्टन एमजे विदोर, और जो ड्रोन्स हैं, क्योंकि आप खुद एक फाइटर पायलट रह चुके हैं और अब इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं और ड्रोन टेक्नोलॉजी को समझ भी रहे हैं, तो जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, क्या एक ड्रोन 18 किलोमीटर उड़ाया जा सकता है? क्या एक ड्रोन सरहद के पार से इसको कंट्रोल कर पिन पॉइंट ऐसे लोकेशंस की तरफ टारगेट किया जा सकता है? धन्यवाद आनंद इस सवाल का। और हमारे दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है, मुझे भी बहुत सारे फोन कॉल्स और ट्वीट वगैरह आ रहे हैं कि सर बताइए, ये 3-4 किलो का अगर असला लेके ड्रोन जाता है तो उसकी लंबाई चौड़ाई और उसका वेट कितना हो सकता है। तो इन सब चीजों में जल्दी से जल्दी हम जरा नजर डालते हैं। ये सबसे छोटा ड्रोन जो अभी हमारे पास है, ये 44 ग्राम का है। इसमें एक 12-13 ग्राम का एक कैमरा है सामने, और इसमें इस 44 ग्राम ड्रोन है, इसकी थ्रस्ट इतनी अच्छी है कि कम से कम नहीं तो 100 ग्राम इसमें हम लाद के ले जा सकते हैं कम से कम। इसको और लाइटन करके इसको 100 ग्राम 1 से 1.5 किलोमीटर का रेंज हो सकता है। जब हम थोड़ा सा बड़े पैमाने पे जाते हैं तो क्या होता है कि ड्रोन का साइज हल्का सा बड़ा होने लगता है और उसके जो पेलोड कैपेसिटी बढ़ने लग जाती है। 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक जमाने में जब ऑटो पायलट शुरू में इजाद हुआ था ऑटो पायलट का, अभी भी जो बड़े मालवाहक जहाज हैं या जो जिसमें हम जाते हैं, स्पाइस जेट, इंडिगो वगैरह के जो जहाज हैं, एयरबस वगैरह, उसमें जो ऑटो पायलट है 700-800 किलो का उसका वेट है। उस IoT के जरिए और जब टेक्नोलॉजी अच्छा होता गया तो IoT के जरिए अभी जो ऑटो पायलट से या फ्लाइट कंट्रोल जिसको कहते हैं, जिसमें आप ऑटो पायलट ही नहीं इसको एक जगह से दूसरे जगह कैसे ऑटोमेटिकली उसको ऑटोनोमसली भेजा जा सकता है, वो सॉफ्टवेयर भी इसमें घुसा सकते हैं और उसका वेट जो है आप देखिए 15-16 ग्राम तक पहुंच जाता है। इतने में सब कुछ समा जाता है आनंद जी। इसी के अंदर एक्सेलेरोमीटर्स हैं जो ड्रोन को स्टेबल रखता है, जो मैं आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस ड्रोन को स्टेबल रखता है और इसी में आप ये संचार प्रणाली लगा देते हैं तो ये ग्राउंड कंट्रोल के साथ बात करता है और एक मोबाइल फोन के जरिए आप इसको ऐसे टच करते हैं और पहुंच जाता है। और ये मैप भी आपको मिलता कहाँ से है? मैप भी आपको गूगल अर्थ से मिल जाता है। तो आज के तारीख में पाकिस्तान के जरिए यहाँ ड्रोन भेजना या यहाँ से उधर हम भी ऐसा अटैक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस टेक्नोलॉजी और ये स्टार्टअप्स ज्यादा हैं उनके मुकाबले। तो एक 3 किलो वजन लेके आने वाला ड्रोन का साइज क्या हो सकता है, ये हमको विजुअली देखना जरूरी है। और इसलिए मैंने एक मॉकअप सा बनाया हुआ है अपने दर्शकों के लिए। ये देखिए, ये 450 मिलीमीटर का ड्रोन है और इसमें एक डमी वेट लगाया है हमने, 5.5-6 किलो का डमी वेट है। और इतना ही बड़ा ड्रोन आज के तारीख में वो जरा वापस दिखाएंगे हमारे दर्शकों को, उसको वापस दिखाइए। आपने उसमें जो बांधा है ऊपर, जो काले रंग का बांधा है, वो करीब 5-5.5 किलो का वजन है। तो यानी जो एक विस्फोटक पदार्थ जैसे कि RDX या C4 को भी इस तरह से बांधकर इसके ऊपर रख दिया जा सकता है। ये एक मॉकअप है, बट ये दिखाने के लिए ये मॉकअप बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो चीज जो मैं दिखा रहा था, जिसका ये हार्ट है, वो यहाँ लग गया है और जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है ये यहाँ लग जाता है। और उसके बाद ये ड्रोन सक्षम हो जाता है और 40-45 मिनट से लेके 1 घंटे की जब इसकी एंड्योरेंस होती है और 60 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। आप सोच सकते हैं, आप मान के चलिए 30 मिनट इसका एंड्योरेंस है और 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। तो इसका मतलब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। तो ये 30 किलोमीटर जाएगा या 15 किलोमीटर जाके आएगा, इतना तो मिनिमम इसमें क्षमता है। तो 1 वे टिकट से जब लोग बेचते हैं, अगर आधा घंटा भी मान के चलते हैं, आज की तारीख में 40-50 मिनट और 1 घंटे की एंड्योरेंस होती है इनकी। तो जो लोग कहते हैं कि भाई ये इसको भारत के अंदर से लॉन्च किया गया है, ये मेरे गले से ये बात उतर नहीं रही है। हो सकता है लॉन्च किया गया हो,
बट वही लोगों ने उनको दिया किसने और उनकी कंट्रोलिंग किसने की, उनका पैसा किसने दिया। लेकिन हमने ऑलरेडी इसके बारे में जांच कर चुके हैं। हमको पता है उस एरिया में जहां से लॉन्च हुआ है वहां ऐसी कोई गतिविधियां नहीं हुई, ह्यूमिंट हमें मिला नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने बताया कि ये जो जांच एजेंसियां जो सब मिलकर के कर रही हैं, इनका मिलकर के करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ड्रोन फोरेंसिक्स एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है हमारे कंपनी में। वी हैव ड्रोन प्रोफेशनल, ड्रोन फोरेंसिक प्रोफेशनल्स। सो ये ड्रोन फोरेंसिक्स में क्या करते हैं हम लोग, इस चीज को जो क्रैश हुआ हुआ ड्रोन है उसको निकाल करके इस चिप को आइसोलेट करके इस पे पढ़ते हैं कि आया कहाँ से है, इसका प्रोग्रामिंग इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है और जाएगा कहाँ। तो ये सारा इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है, ये लॉग करता है। अच्छा। और 128 GB का इसके अंदर डेटा है जिसमें ये पूरा अपना जैसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं ना, ये ब्लैक बॉक्स से भी बढ़िया ब्लैक बॉक्स है ये सारा। इतना सा एक सर्किट बोर्ड आप कह रहे हैं कि इसमें 10 अलग तरीके हैं जिससे कि आप ड्रोन को स्टेबलाइज कर सकते हैं, उसको गति दे सकते हैं, उसे दिशा दे सकते हैं और उसके रास्ते प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये कहाँ गया, कहाँ तक आया, इसने क्या क्या देखा, सब कुछ इसमें फीड भी किया हुआ है। 120 GB तक का डेटा जो है ये अपने अंदर स्टोर भी करके रखता है। तो आप कह रहे हैं ये एक ऐसा ब्लैक बॉक्स है। ग्रुप कैप्टन विनोद, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं वापस आता हूं। आपने एक यंत्र दिखाया जिसको आपने कहा कि इसमें दुनिया भर के सैटेलाइट लोकेशन जो है उसमें फीड किए हुए हैं, जिससे कि जो ड्रोन है उसकी दिशा को कंट्रोल और उसके डायरेक्शन, वो जाएगा कहां, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जम्मू से ही एक और जुड़ी खबर आ रही है, उस पर जरा नजर डालते हैं। यहां कालूचक के आर्मी इलाके में देर रात करीब 3 बजे 2 ड्रोन देखे गए। इसके तुरंत बाद वहां हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और सेना की तरफ से ड्रोन पर फायरिंग शुरू की गई, जिसके बाद ड्रोन वहां से निकल गए। इस घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। संदीप बोल और पवन हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। पवन, संदीप, सबसे बड़ी बात संदीप ये है कि अगर आपके ड्रोन्स में कैमरा है, आपको पता लग रहा है कि आपके ड्रोन पकड़े गए हैं, तो आप उसको घुमाकर वापस भी ले जा सकते हैं। और इतने छोटे यंत्र हैं ये कि कोई भी इसको अपनी बैग में तोड़ के इसको डिस्मेंटल करके बैग में लेके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और सरहद पार करना, वो भी लो फ्लाइंग एरिया है, रेडियस है इसका, रेडार में नहीं पकड़ में आएगा। 100-200 मीटर की दूरी पर फट से एक चिड़िया की तरह उड़ के निकल जाएगा। बिल्कुल आनंद, देखिए जिस तरीके के ड्रोन्स का इस्तेमाल फिलहाल किया जा रहा है, खास तौर पे कि बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स हैं जिनमें कि नाइट विजन कैपेबिलिटी नहीं होती है, कैमरा उस तरीके से नहीं पकड़ पाता है कि वो जो है रात के अंधेरे में इंस्टॉलेशन को देख सके। तो जाहिर सी बात है कि अगर जिस तरीके का ड्रोन इस्तेमाल किया गया है तो उसमें हो सकता है कि नाइट विजन कैपेबिलिटी भी हो, क्योंकि जितने भी एयर बेसेस हैं या मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसके आसपास जो है सिक्योरिटी ग्रिड अब पहले से ही तैयार है। बहुत बड़े जैमर वहां पे लगे रहते हैं जो कि सिग्नल को जो है ब्रेक करते रहते हैं ताकि कोई भी कंटिन्यूटी में किसी भी रिमोट का इस्तेमाल ना किया जा सके। क्योंकि बहुत सारे ड्रोन्स ऐसे भी हैं जिसमें कि प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, प्रोग्राम करने के बाद उसको उड़ा दिया जाता है, तो उसको कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो अब जिस तरीके के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासतौर पर रात की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, रात को किसी बड़े हमले को अंजाम देने के लिए अगर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका मतलब तो ये साफ हो रहा है कि वो नाइट विजन से जो है लेस हो सकता है और इस तरीके की कैपेबिलिटी जो है आसानी से नहीं मिलती है। अगर हम लोग बात करें तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि सुरक्षा एजेंसियां इस तरफ जरूर जांच जरूर कर रही होगी, क्योंकि अगर नाइट विजन कैपेबिलिटी वाले ड्रोन के जरिए इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि ये वाकई चिंता वाली बात जरूर है। लेकिन जिस तरीके से एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर उस दिन रात को हमला हुआ, तो उसके बाद से जो है जितने भी आसपास के एयरफोर्स स्टेशन हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया गया था, मिलिट्री स्टेशंस को अलर्ट जारी कर दिया गया था और जितने भी क्यूआरटीज हैं वो लगातार जो है जितने भी जिसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पे गश्त कर रहे थे। ह्यूमन हिंट जो है इकट्ठा की जा रही है। तो इस वक्त अलर्ट पूरी तरीके से है भारतीय सेना, और लेकिन ये चुनौती जरूर है भारतीय सेना के लिए कि जिस तरीके से लो फ्लाइंग फ्लाई करके जो है किसी भी तरीके का विस्फोटक जो है वो इस तरीके के इलाकों में भेजा जा सकता है। देखिए ये इसमें एक मोडस है। तेजिंदर सोडी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी इसको जानते होंगे। तेजिंदर, 5 जून को जहां तक मुझे याद है थाना मंडी में भी एक बहुत बड़ी जब्ती हुई थी
वो भी ड्रोन की तरह से ड्रॉप किया गया था। और ये तरीका इन्होंने ऐसा अपनाया कि भाई ये घुसपैठिए तो नहीं भेज पा रहे, असला बारूद इनका पकड़ा जा रहा है, इनको वहां पर सरहदों पर आपने तारे लगा दी, मोशन सेंसर लगा दिया, तकलीफ कर दिया, तो इन्होंने ड्रोन से भेजना शुरू कर दिया। अब वहां पर भी हमने पकड़े तो सही, लेकिन इन्होंने उसके साथ साथ मादक पदार्थ भी भेजने शुरू कर दिए, जिसको कि ये आतंकवादी यहां पर इसको लोकल मार्केट में बेचकर पैसे कैश में कन्वर्ट करे। तो ये हवाला का दूसरा तरीका हुआ कि कैश भेजने की जगह मैं आपको मादक पदार्थ भेज रहा हूं, जिसको आप भेजिए और उसमें आप पैसे बनाइए। और इसमें 1-2 किलो का पेलोड यानी लाखों रुपए का आपने फंडिंग की, आपने तरीका कर दिया। तो 5 जून को जब ये देखा गया और अब ये जो 2 दिन में 2 घटनाएं हुई हैं, क्या इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन सरहद पार से है और एक ही एरिया से है, सियालकोट के आसपास का कोई एक एरिया है? देखिए, सूत्रों ने जो हमें अभी बताया है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के सूत्रों ने ये बताया है कि ये जो ओरिजिन है इन ड्रोन्स का, ये पाकिस्तान में हो सकता है। देखिए, जो एयरफोर्स स्टेशन पे कल रात को जो अटैक हुआ है, वो लगभग यहाँ से कोई 13 किलोमीटर दूर वो इलाका है जहाँ से ये ड्रोन्स आए होंगे। कल रात को 2 ऐसी घटनाएं फिर से अंजाम देने की कोशिश की, जब रत्नूचक और कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर 2 ड्रोन जो हैं वो देखे गए हैं। हमारी खबर की पुष्टि भारतीय सेना ने भी की है। उन्होंने कहा है कि रात को 2 ड्रोन्स की एक्टिविटी वहां देखी गई थी, जिसके बाद जो अलर्ट ट्रूप्स थे भारतीय सेना के, उन्होंने इन ड्रोन्स पे फायरिंग की। उसके बाद ये ड्रोन जो हैं वापस चले गए। तो आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं, जबकि भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी भी तरह की घुसपैठ को नाकाम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि टंगधार में एक घुसपैठ की कोशिश की गई थी पाकिस्तान द्वारा, लेकिन उसको भारतीय सेना ने विफल कर दिया। उसके बाद भी आतंकी जो थे हथियार छोड़ के भाग गए। पिछली बार भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए, जैसे आपने थाना मंडी की बात की, वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल करके हथियार भेजे गए। लेकिन इस तरह के हमले भारतीय सेना के जो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील ठिकाने हैं, जैसे एयरफोर्स स्टेशन, रत्नूचक, कालूचक, उन पे ड्रोन से हमला करना ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है भारतीय सेना के लिए। और भारतीय खासकर ऐसे वक्त में जब सीज फायर चल रहा है और काफी लंबे समय से इस सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ, क्या ऐसी कोई ताकतें हैं जो कि सीज फायर का उल्लंघन चाहती हैं, जो लड़ाई चाहती है, जिनको तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री के साथ वार्ता हुई है जम्मू कश्मीर के नेताओं की और आगे का मार्ग प्रशस्त हो रहा है? क्योंकि CNN न्यूज़ 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना और ISI का हाथ है। अब खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले के लिए ड्रोन में अत्याधुनिक GPS तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। वहीं शुरुआती जांच के बाद NIA ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि जो वेलीचराना बस्ती से इन दोनों ड्रोन को ऑपरेट किया गया है, ये बस्ती एयरफोर्स स्टेशन से महज 500 मीटर की दूरी पर है। तो अब कई सारी बातें आ रही हैं जो सामने आ रही हैं। ग्रुप कैप्टन MJ विनोद, क्या इनके GPS लोकेशंस ऐसे फिट किए जा सकते हैं? क्या एक बस्ती के 500 मीटर की दूरी से एक बस्ती से इस ड्रोन को उड़ाकर और किसी को दिखे ना, ऐसा हो सकता है? एक ये पहली बात। दूसरी बात, रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच में ड्रोन का उड़ाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? और ये वो जो यंत्र आप दिखा रहे थे उसमें कितना प्रिसिशन आप फिट कर सकते हैं लोकेशन के लिए? आपके 3 सवाल हैं, इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। ड्रोन को जो है, जैसे ये ड्रोन हुआ, इसमें कोई GPS नहीं है, या GNSS कहिए, GNSS सही टर्मिनोलॉजी है। GNSS में GPS आता है और रशियन ग्लोनास आता है और चाइनीज बेदू आता है, इंडिया का नाविक आता है और स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम जिसको गगन, गैलीलियो, ये सब चीजें आती हैं। तो ये सारी चीज जो है ऐसे ड्रोन में अवेलेबल नहीं है। तो ये ड्रोन को आप कैसे उड़ाएंगे? इसको आप विजुअली ही उड़ा सकते हैं, मतलब इस कैमरा के फीड को मोबाइल पे देखेंगे और लेफ्ट राइट करते हुए जाएंगे। और इसमें ऐसे ड्रोन का रेंज जो है बहुत कम होता है, क्योंकि वीडियो फीड के जरिए और आपको उस एरिया के बारे में मालूमात होना चाहिए, तभी आप जाकर के इसको लेकर कुछ कर सकते हैं। और ये ड्रोन जो है जिसके अंदर GPS नहीं है और ये सब बाकी प्रणालियां नहीं हैं,
वो बहुत कॉस्ट में बहुत कम होती हैं। 10,000 12,000 के अंदर अंदर या 20,000 के अंदर अंदर आप ऐसे ड्रोन को बना सकते हैं। जब आप थोड़ा सा पैसा बढ़ा देते हैं और थोड़ा अच्छे टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पहले दिखाया था ये वाला टेक्नोलॉजी जिसमें 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपने जिक्र भी किया, 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मूवमेंट है, इसमें एक्सेलरोमीटर्स हैं, इसी में एक चिप है जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन घुसा सकते हैं और ये खुद ही एक ब्लैक बॉक्स है। ये इसको दिशा देता है ऐसी एक चीज जिसको GNSS रिसीवर कहते हैं। इसी के अंदर सारा कुछ है, GPS, GLONASS, बेदू और स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम जैसे गगन हो गया। तो इसकी सटीकता जो है 12 मिलीमीटर, हाँ, 1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर रख लीजिए। कभी अच्छा सटीकता है इसका, कभी कभी 12-13 मिलीमीटर भी मिल जाता है। और इसकी क्लेम्ड एक्यूरेसी है 30 सेंटीमीटर और ये 12-13 ग्राम की बनती हैं। तो ये उसके साथ लग के आपको सटीकता मिल जाता है। लेकिन इतने सटीकता के होने के बावजूद इनका वेपन इधर उधर गिरा है, उसका जिक्र आपके संवाददाता ने किया था कि किसी भी एफओ स्टेशन में जब फॉरवर्ड बेसिस में GPS जैमर्स होती हैं और ड्रोन जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज में काम करता है, उसका भी जैमर्स होता है। तो इनके वजह से क्या होता है कि ये भले ही ये ड्रोन भेजें किसी भी हवाई जहाज की तरफ या किसी इंस्टॉलेशन की तरफ, वो तय है कि उसको इधर उधर ही गिरना है, क्योंकि वो इस जैमर पावर के अंदर आते ही बौखलासा जाता है और इधर उधर चला जाता है। बट सबसे महत्वपूर्ण बात आनंद आपने जिक्र किया था कि ये 2 अटैक क्या हमारे डिफेंसेस को परखने की कोशिश कर रहे हैं या इज इट शेप ऑफ थिंग्स टू कम, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम। ये कोई आने वाले बड़ा एक प्रलय का कोई संकेत है, संकेत तो नहीं है। इसमें सोच विचार करना बहुत जरूरी है और सारे फोर्सेस है, नाए JKP और सारे मिलकर के इसके तह तक पहुंचे, क्योंकि इसकी बहुत सारी पहलू हैं, टेक्नोलॉजिकल पहलू, फोरेंसिक टेक्नोलॉजिकल पहलू ही। लेकिन मंशा क्या है? मंशा अगर ये है कि 2-2 ड्रोन भेजकर देखा जाए कि इनका रिस्पांस क्या है, और उसके बाद अगर इनकी तैयारी 2000 ड्रोन भेजने की है तो हमारी तैयारी क्या है, हम क्या जवाब देंगे, हम कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं? अगर मान लीजिए एक ड्रोन में 5 किलो के विस्फोटक हैं, ऐसे अगर 200 ड्रोन आ गए तो आप सोचिए कितना विस्फोटक पदार्थ आ सकता है और कितनी वहां पर त्राहिमाम हो सकता है। इसीलिए हमारी एजेंसीज इसकी तय पर घुसने में लगी हैं और सामने तैयारी दुश्मन की क्या है और क्या मंशा है, इसको भी परखने में लगी है। ग्रुप कैप्टन MJ विनोद, संदीप बोल, तेजिंदर सोडी और पवन, थैंक यू वेरी मच। अखाड़ा मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय की 3 लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद से सिख समुदाय बेहद नाराज है। समुदाय की लड़कियों के जबरन विवाह के विरोध में दिल्ली में सिखों ने प्रदर्शन किया। करीब 100 प्रदर्शनकारी पृथ्वीराज रोड पर जम्मू कश्मीर हाउस पर अपना विरोध जताने पहुंचे। ये लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे। इनमें से कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़ गए। इस दौरान कुछ महिलाएं भी इस घटना के विरोध में हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पहुंची। इनमें से कुछ लोगों ने रेजिडेंट कमिश्नर नीरज कुमार से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। इन्हें भरोसा दिया गया है कि अब इनका ज्ञापन LG मनोज सिन्हा को भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर में सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए सिख समुदाय के लोग दिल्ली में सड़कों पर हैं। जम्मू कश्मीर हाउस के ठीक बाहर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका आरोप है कि जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में 3 लड़कियों से जबरन निकाह बढ़वाया गया और उनको इस्लाम स्वीकार करने को मजबूर किया गया। इससे पहले भी इनका आरोप है कि 2018 में ऐसी घटना हो चुकी है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंपने के लिए सिख समुदाय के लोग आए हुए हैं। ये जागो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, जिसमें मंजीत सिंह ग्रेटर कैलाश भी हैं जो कि मुख्य नेता हैं। इसके उनका आरोप है कि सरकार की तरफ से पहल की जानी चाहिए, जो पहल नहीं हुई है। लगातार धर्म परिवर्तन की घटना वहां हो रही है और इनका दावा है कि सिखों की वजह से कश्मीर को प्रोटेक्ट किया गया, भारत के अंदर रखा गया, लेकिन उनके हितों की रक्षा में भारत सरकार जो है वो पीछे हट रही है। इसलिए यहाँ से ये लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं केंद्र सरकार को कि कम से कम वहाँ जो जबरन धर्मांतरण हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए और जो लोग इसके लिए कसूरवार हैं, दोषी हैं, उनको सख्त सजा दी जाए ताकि आगे से ऐसी घटना ना हो। इस तरह की घटना बार बार वहाँ पर होती है। गुरुद्वारे पर पत्थरबाजी की जाती है, सिख समुदाय के लोगों पर हमला होता है, लेकिन सरकार की तरफ से इसके खिलाफ एक्शन जिस तरह का होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। वही आरोप लगा करके ये लोग, यहाँ आप देख सकते हैं कि सिख समुदाय के लोग पृथ्वीराज रोड राजधानी दिल्ली पर इकट्ठा हुए और जम्मू कश्मीर हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने मुलाकात की, अंदर किनसे मुलाकात हुई?
अंदर शक्ति साहब उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमारी जो ये कंप्लेंट है एलजी साहब को, होम सेक्रेटरी को, सबको आगे फॉरवर्ड करेंगे। रिसीविंग भी दी है उन्होंने हमारे को, और हमें उम्मीद है कि आज का जो प्रदर्शन हुआ और आज जो आवाज़ उठाई है इसको गवर्नमेंट सीरियसली लेगी, क्योंकि 2018 में भी हम यहीं आए थे, तब 370 नहीं थी, अब 370 हट चुकी है। तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत उम्मीद है कि वो ज़रूर इसके बारे में ध्यान दें। सिखों की बेटियों को उठा के एल्डरली मुस्लिम बंदों के साथ शादी कराई जाती है, बेटी के माँ बाप को मिलने नहीं दिया जाता, कोर्ट में जाने नहीं दिया जाता। मैं समझता हूँ कि 1979 और 90 में जब वहाँ पे मिलिटेंसी आई, मिलिटेंसी आने के बाद अगर वहाँ कोई रुका, कश्मीरी पंडित तो भाग गए, सिख रुके, सिखों के गुरुद्वारों पे हमले हुए, हमारे घरों पे हमले हुए, चिटी सिंहपुरा और होर जगह पे हमारे को मारा गया घरों से निकाल के, हमारी बेटियों को उठाना शुरू कर दिया। कश्मीर की सारी बेटियां सिखों ने, 40 बेटियां हम छोड़ के आए थे 1.5 साल पहले। वहाँ के मौलाना क्यों नहीं बोल रहे, वहाँ के सीनियर मुस्लिम लीडर्स क्यों नहीं बोल रहे कि मिनॉरिटीज के साथ ये क्यों हो रहा है। आज हमने प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंटेशन दी है। चंदन जजवाड़े दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, अजीत सिंह लखनऊ से और चंद्रमोहन कुमार। बहुत सारी खबरें हैं अखाड़ा में, हम आपको कराएंगे रूबरू। लेकिन चंदन, सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, मनजिंदर सिरसा जैसे लोग, जिन्होंने ज्ञापन दिया है और अब डिमांड किया है कि जैसा कि यूपी और एमपी में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून है, वैसा ही जम्मू कश्मीर में भी लाया जाए, तभी वहां पर जो स्थानीय माइनॉरिटीज हैं उनको सुरक्षा मिलेगी। देखिए, जिस तरह से आनंद हमने देखा कि कश्मीर में भी प्रोटेस्ट किया गया, वह मनजिंदर सिंह सिरसा गए हुए थे एलजी मनोज सिन्हा से मिलने के लिए, लेकिन यूपी, एमपी और कश्मीर के हालात अलग हैं। कश्मीर में जब से धारा 370 हटाई गई, पहली बार ऐसी घटना हुई है, इसलिए सरकार के पास अब एक्शन लेने के लिए कोई वजह है। इससे पहले जब स्टेट गवर्नमेंट वहाँ थी तो इस तरह की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती थी। पहली बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटना हुई है और एलजी की तरफ से भी आश्वासन दिया गया कि इसके पूरे जाँच होंगे और जो बेटी जिस घर की है उसे वापस किया जाएगा। दिल्ली में भी यहाँ जो सिखों ने प्रदर्शन किया है, यहाँ पर रेजिडेंट कमिश्नर को अपना ज्ञापन सौंपा है, उसमें कुछ और मांगे जरूर की गई, लेकिन मुख्य मांग यही है कि 2018 में भी ऐसी घटना हुई थी, उसके बाद फिर से ऐसी घटना हुई है धर्म परिवर्तन की, लड़कियों के से जबरन निकाह करवाने की, पढ़वाने की, तो ऐसी घटना पर रोक लगे। चूंकि केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए जाहिर तौर पर केंद्र सरकार जो है सख्त कार्रवाई करेगी। जहां तक मांग ये है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरह धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाया जाए, तो कश्मीर के हालात थोड़े अलग हैं। केंद्र सरकार वहां सबसे पहले हालात सामान्य करने में लगी हुई अलग अलग राजनीतिक दलों से बात कर रही है, उसके बाद जो जरूरत होगी उस जरूरत के मुताबिक वहां पर कानून जरूर लाया जाएगा। जी चंदन, आप बने रहिए हमारे साथ। अब दिल्ली के अलावा श्रीनगर में भी सिख समुदाय की लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के विरोध में सिख समुदाय सड़कों पर है। अकाली नेता मनजिंदर सिरसा की अगुवाई में लोगों ने प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। आरोप है कि इन लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाकर बड़ी उम्र के लोगों के साथ निकाह करवा दिया गया। कल सिख समुदाय ने कोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन किया। ये लोग लगातार अगवा लड़कियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल ने राज्य में धर्मांतरण कानून की भी मांग की। प्रदर्शन के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिला और अपनी मांगें रखी, जहां उपराज्यपाल ने इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। हमने चिंता जाहिर की, हमें ये आश्वासन मिला कि किसी भी सूरत में वो बच्चियां जो अगवा की गई हैं, जिनका जबरन निकाह पड़ा गया, वो इस किसी भी सूरत में वहां नहीं रहने दी जाएंगी। परिवार की बेटियां जो हैं वो सुरक्षित परिवार के तक पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए लोकल प्रशासन को भी बुलाकर हिदायत दी गई और यह भी कहा गया, हमने उनको यह भी आग्रह किया कि जिस तरह से यूपी और मध्य प्रदेश के अंदर इंटर रिलीजियस मैरिज एक्ट बने हुए हैं, ताकि फोर्सफुली जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इस तरह से धक्का ना कर सके। अब इसी घटना पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि कश्मीर में 2 सिख लड़कियों की घटना की खबर सुनकर व्यथित हूं। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम और सिख सबसे बुरे समय में भी शांति से रहे। उम्मीद है कि जांच एजेंसियों की इस मामले की एक तरह से तह तक तेजी से पहुंचेगी।
चंदन जजवाड़े और अजीत सिंह अभी भी मौजूद हैं हमारे साथ, और चंद्रमोहन भी हैं। चंदन, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही मनजिंदर सिरसा हैं जो आज कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब लव जिहाद के बारे में इनसे पूछा गया था और जबरन धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन की बात की गई थी और उस वक्त हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों की बात निकली थी, तब इन्होंने टिप्पणी की थी कि ये उसी पंथ की बात है, उसकी कमजोरी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और आज इन्होंने सुर बदल दिए हैं। ये भी सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं कि आपका एक धर्म के साथ जब ऐसा होता है तब आप चुप्पी साध देते हैं या फिर उसको दरकिनार कर देते हैं, जब आपके साथ ऐसा हुआ तब आपने दूसरा पक्ष रख दिया। आपको एक ही पोजीशन लेना चाहिए, जबरन धर्म परिवर्तन धर्मांतरण किसी के साथ भी हो गलत है। बिल्कुल, देखिए ये एक राजनीतिक मामला भी है, चूंकि मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली में राजनीति करते रहे तो उनका कश्मीर जाना भी अपने आप में एक राजनीति है। लेकिन जहां तक मुद्दे की बात है, मुद्दा निश्चित तौर पर गंभीर है, उसी को भुनाने की राजनीतिक कोशिश की है अकाली दल की तरफ से मनजिंदर सिंह सिरसा ने। ये एक दूसरा फैक्टर है। और जहां तक दिल्ली में बात है सिखों की नाराजगी की, तो हमने लगातार देखा है, चाहे वो पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता हो, सिख लड़कियों को पकड़ के उनसे निकाह पढ़वाया जाता हो, या फिर कश्मीर की बात जो हुई है उस मामले में सिख समुदाय के लोग अमूमन सड़कों पर देखे जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। सिरसा चूंकि राजनीतिक दल से भी संबंध रखते हैं, इसलिए वो अपनी राजनीति करने के लिए वहां पर निश्चित तौर पर गए हुए हैं। जी, लेकिन पोजीशन एक रखने की जरूरत है। जहां आप सिख बेटियों के लिए और हिंदू बेटियों के लिए आप जब जिनका पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण हो रहा है तब आप एक आवाज उठाते हैं, वही यहां पर अपने राजनीतिक फायदे को देखते हुए आप अपने सुर बदलते हैं, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। वही यूपी में जबरन धर्मांतरण के मामले की जांच अब बिहार तक पहुंच गई है। यूपी एटीएस की एक टीम बिहार के मुजफ्फरपुर में पहुंची, जहां रकीब आलम नाम के एक शख्स को से पूछताछ की गई है। आरोप है कि रकीब आलम कानपुर में एक मूक बधिर स्कूल में पढ़ाते थे। इसी स्कूल में पढ़ने वाले आदित्य वर्मा का धर्म परिवर्तन कराया गया। एटीएस ने रकीब आलम का लैपटॉप और मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में लेकर छानबीन की है। यूपी एटीएस अब रकीब आलम को लखनऊ लाने की तैयारी कर रही है। वैसे यूपी एटीएस की टीम मुजफ्फरपुर से वापस लौट चुकी है। रकीब आलम को एटीएस ने नोटिस दिया है और कि जब जरूरत पड़ेगी एटीएस के बुलाने पर उन्हें पूछताछ के लिए आना होगा। अब फिर से विवाद में गिर गया है ट्विटर। ये अब इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि ट्विटर ने भारत का नक्शा गलत दिखाया है। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि ट्विटर ने भारत के नक्शे को गलत दिखाया है। फिर से विवाद में घिर गया है ट्विटर। एक ऐसे दिन जब उसके कंप्लायंस ऑफिसर ने यहाँ पर जो जिसकी नियुक्ति थी उसी ने अपना पद छोड़ दिया और ट्विटर ने एक ग्लोबल कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति की बात की, लेकिन भारत के रूल्स को अभी तक फॉलो नहीं कर पाया है। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं। ट्विटर की साइट पर भारत का विवादित नक्शा डाला गया है, यानी कि कानून जब फॉलो होगा यूएस का फॉलो होगा, मैप जो फॉलो होगा वो पाकिस्तान और चीन का फॉलो होगा। भारत के कानून, भारत के नक्शे, भारत के रुतबे, भारत की सॉवरेंटी पर हमेशा आघात क्यों कर रहा है ट्विटर? फिर से विवाद में घिर गया अमिताभ जी। आनंद, ये बिल्कुल शर्मनाक है कि एक के बाद एक गलतियां किया जा रहा है ट्विटर और बार बार सवाल उठा रहे हैं। हालांकि वो लोग खामोश हैं आनंद, जो सो कॉल्ड लिबरल हम जिसे कहते हैं, वो ना किसी बड़े नेता के, किसी मंत्री के ट्विटर वेरिफिकेशन को या फिर उनके ट्वीट हैंडल को लॉक किए जाने पर सवाल उठाते हैं, न कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, संसद के एक सर्वसम्मति से पास किए प्रस्ताव को, उसको अगर भारत के नक्शे से अलग दिखा रहे हैं। आनंद, पिछले साल उन्होंने लद्दाख के नक्शे को अलग दिखा दिया था। तो ये तो अवहेलना है भारत सरकार की, भारत सरकार के कानूनों की, और जहां व्यापार कर रहे हैं वहां के भी कानूनों की। एक के बाद एक केस उन पर हो रहे हैं, दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आनंद, आपने एक बार मुझसे सवाल किया था कि भारत सरकार ट्विटर बंद नहीं करती। मैंने वहां आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद से ये सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार बंद नहीं करती है, बल्कि उनको इस सख्ती के साथ उनको नियमों और कानूनों का पालन कराने के लिए मजबूर करती है और उसी दिशा में काम करती है। तो मुझे लगता है अब वो वक्त आ गया है, और इस कम से कम अगर नेताओं को, इंडिविजुअल्स पर अटैक हो रहा था तब ठीक था। अगर आप कश्मीर के नक्शे को अलग कर रहे हो, पिछले साल आपने लद्दाख को भारत के नक्शे से अलग किया था, तो मुझे लगता है कि अब सख्त कार्रवाई की बात बनती है। इन्होंने तो पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख सब कुछ ही अलग कर दिया। इन्होंने तो ना यूनियन टेरिटरी का मान रखा, ना भारतीय संसद का मान रखा। इन्होंने तो पूरी तरह से बेबाक होकर ऐसा कर दिया, और ऐसे लोगों के ट्वीट को भी ये सस्पेंड नहीं करते जो कि गलत नक्शा दिखाते हैं, जो लद्दाख को डिस्प्यूटेड दिखाते हैं, जो जम्मू कश्मीर को कहीं और बताते हैं।
गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि भारत का अभिन्न अंग है और हमारे संसद द्वारा पारित प्रस्ताव है, उसके ऊपर उस बावजूद इसके कि भारत में इसकी अवहेलना हो रही है। मजाल है कि ये लोग तिब्बत को अलग दिखा दे, मजाल करके दिखा, मजाल है कि ये लोग तिब्बत को अलग रीजन करके दिखा दें या ईस्ट तुर्किस्तान शिनजियांग को अलग करके दिखा दें चीन से। आनंद, यही तो मुश्किल है। ये हम जितने हम जिस शक्ति के साथ हमें उनके साथ डील करना चाहिए, शायद हम वो शक्ति अभी दिखा नहीं पा रहे हैं। हम उनके खिलाफ दिशा निर्देशों की अवहेलना के बाद उनकी मध्यस्थता का टैग हटा दिया है। हम उनको भारत के कानूनों, चाहे क्रिमिनल लॉ हो चाहे सिविल लॉ हो, उसके तहत लेकर आए हैं। आपको याद होगा एक ट्विटर से एक उनके जो ग्रीवांस ऑफिसर थे उसने भी इस्तीफा दे दिया। वो एडहॉक ऑफिसर रखना चाहते हैं, अपना परमानेंट एम्प्लॉय भी नहीं रखना चाहते। तो मुझे लगता है कि अब सवाल हमें भी उठाना चाहिए आनंद कि ये आखिर क्यों, कब तक आपको सीधा सवाल ये पूछने की जरूरत है कि जिसको भारत का मान नहीं, क्या भारत को उसकी जरूरत है? ट्विटर को भारत की जरूरत है कि भारत को ट्विटर की जरूरत है? अमिताभ, ये कितना आप बर्दाश्त कीजिएगा? जब ये भारत आए थे, जब इनका स्वागत किया गया था, तब इन्होंने हमारे कानूनों का पालन करने की बात कही थी। आज ये हम ही को हेकड़ी दिखा रहे हैं। ये आज हम ही को बता रहे हैं कि देखिए हमारे लिए यूएस का लॉ जो है, अमेरिका का लॉ जो है वो प्रधान है, आपका लॉ हमारे लिए मायने नहीं रखता। अमेरिका के लॉ का हम तत्परता से पालन करेंगे, लेकिन आपके लॉ के लिए 3 महीना क्या, आप 30 महीने दे दीजिए, हम नहीं करेंगे। ये एटीट्यूड दिख रहा है इनका। यही है ना, स्टैंडिंग कमेटी जो है पार्लियामेंट की स्थायी समिति आईटी मामलों को लेकर, उसने जब पिछले हफ्ते ट्विटर के अधिकारियों को बुलाया था तब भी यही समस्या खड़ी हुई थी और ये लगातार एक ही बात दोहरा रहे थे कि हम अमेरिका के नियमों का पालन करेंगे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भारत के नियमों का पालन करेंगे, उसके दिशा में हम काम करना शुरू कर रहे हैं। बस उन्होंने 2 ही रट लगाई थी कि हम भारत सरकार से डायलॉग करते रहेंगे और अमेरिका के कानून का पालन करते रहेंगे। तो जब अब संसदीय समिति, जिसे मिनी संसद कहा जाता है, और वो मिनी संसद जिसमें तमाम दलों के सांसद मौजूद होते हैं, जिसके अध्यक्ष खुद कांग्रेस के नेता शशि थरूर हैं, तो मुझे लगता है कि उस संसदीय समिति को धता बताना, आईटी मिनिस्टर का ट्विटर लॉक करना 1 घंटे के लिए, वो भी 2017 के किसी ट्वीट को लेकर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ट्विटर ब्लॉक करना, मुझे लगता है कि ये अब लगता है कि अब बर्दाश्त से परे है। और केंद्र सरकार ने भी अब ये संकेत दिया है कि अब बस बहुत हो चुका। अब मुझे लगता है कि अब बर्दाश्त की सीमा भी उनकी अब खत्म हो गई है। बर्दाश्त की सीमा देखिए अमिताभ, सीधी बात मैं आपको बता रहा हूं, ट्विटर का जो है भारत में जो बेस है, उसी की वजह से उसका वैल्यूएशन है। ट्विटर को चीन नहीं समझता, चीन ने नहीं जगह दी है, पर वो चीन का राग अलापता है, चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। ट्विटर ये ऐसी जगह है जिसने कि कैपिटल हिल पर जब आक्रमण हुआ तो उसने सारे वीडियो हटा दिए, लेकिन भारत के लाल किले पर जिस तरह से अटैक हुआ खालिस्तानी एजेंडा के साथ, उसको वो हवा दे रहा है, खालिस्तानियों को प्रमोट कर रहा है ट्विटर भारत पर, भारत का गलत नक्शा दिखा रहा है, फेक वीडियो, गलत वीडियो को और हवा दे रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है, बार बार वो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं आनंद, लेकिन सबसे बड़ी बात है भारत की संप्रभुता कहां पे अभिव्यक्ति की आजादी से ऊपर है? जिन्हें उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग टीम का मेंबर बनाया हुआ है, अगर अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता की वो बात करते हैं तो वो किसी खास थॉट के क्यों हैं, वो किसी खास विचारधारा के क्यों हैं? ये ट्विटर इस पर अभी भी कुछ नहीं कर रहा। अरे एक देश के राष्ट्रपति की अभिव्यक्ति की आजादी पर आपने अंकुश लगाया और आप खुद के अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं, आजादी की बात कर रहे हैं। अगर आपको अभिव्यक्ति की आजादी की का पालन करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने क्यों बैन कर दिया? क्यों उसकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? तो जब आपको चाहिए आप ये रूल करेंगे, जब आपको चाहिए वो रूल करेंगे। मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, मुझे ट्विटर नहीं चाहिए, ट्विटर को भारत चाहिए, भारत को ट्विटर नहीं चाहिए। अमिताभ, क्या सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है? क्यों इतना लंबा रोप दिया हुआ है? क्यों इतना झेल रहे हैं हम? क्या जरूरत है हमें इतना बर्दाश्त करने की? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैंने सरकार का तो रुख कम से कम एक लॉन्ग रोप देने का हमेशा होता है। भी किसी भी कंपनी को जो विदेश से यहाँ व्यापार करने आई होती है, आप ऐसे ही आप उसको पूरी तरह से बैन नहीं कर सकते। दुनिया में भी और जो आर्थिक मामलों से जुड़े लोग हैं वहां भी गलत संदेश जाता है। बैन मत करिए, आप बस ये कहिए, देखिए मेरी भी अभिव्यक्ति की आजादी है ना, आप ट्विटर को बैन मत करिए। आप बस ये कहिए भारत सरकार अब ट्विटर पे नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री ट्विटर से हट जाते हैं, देश के आईटी मिनिस्टर ट्विटर से हट जाते हैं, देश के जो सरकार का एक एक मंत्री जो है ट्विटर से हट जाता है, आपको क्या लगता है ट्विटर खड़ा होगा?
नहीं, मुझे लगता है उसका वक्त आ गया है आनंद। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है, और मुझे लगता है कि बर्दाश्त की सीमा भी अब खत्म हो रही है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा अवहेलना क्या हो सकती है, तौहीन क्या हो सकती है, शर्मनाक क्या हो सकता है कि अब कश्मीर लद्दाख सबको आप भारत के नक्शे से बाहर दिखा रहे हो। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपको किसी व्यक्ति विशेष को कुछ भी कहना है, कहिए मेरे देश के साथ इस तरह की बदतमीजी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या ये पोजीशन लेना क्या गलत है? अमिताभ बताइए। हट जाते हैं, हट जाए। अगर भारत सरकार, जैसे नाइजीरिया की सरकार हट गई ट्विटर से, अगर भारत सरकार आज ट्विटर से हट जाती है, भारत का एक एक मंत्री ट्विटर से हट जाता है, आपको क्या लगता है ट्विटर बंद नहीं हो जाएगा रातों रात? इसी का तो फायदा उठा रहा है ट्विटर। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ संदेश जाने वाला है। मुझे लगता है वो सीमा आ गई है, बर्दाश्त की सीमा। मुझे लगता है आनंद, इसके बारे में भी मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के सब्र का भी पैमाना अब छलकने लगा है, सब्र का बांध टूटने लगा है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। देखिए, हमको दुनिया को यह बताने की जरूरत है अमिताभ, क्योंकि हर कोई ये सोचेगा चलिए इनको, इनकी बर्दाश्त की सीमा ज्यादा लगती है, चलिए इनको टोकते रहते हैं, चलिए इनको हम चोट पहुंचाते रहते हैं। आज 2 ड्रोन भेजे हैं, कल 20 ड्रोन भेजेंगे, यही चलेगा। आज 2 बार एक उपराष्ट्रपति और एक मंत्री के ट्विटर का ट्वीट को ब्लॉक किया है, कल 2-3 लोगों का ट्वीट ब्लॉक कर देंगे और लोगों का ब्लॉक कर देंगे, पूरी सरकार का ही ब्लॉक कर देंगे, कहेंगे ये हमारी पॉलिसी है। हम क्या बर्दाश्त करते रहेंगे? तभी तो हम ये सवाल उठा रहे हैं। अमित मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के IT सेल के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता भी हैं। अमित मालवीय जी नमस्ते। कब तक बर्दाश्त करेंगे ट्विटर को? ट्विटर को भारत की जरूरत है कि भारत को ट्विटर की जरूरत है? देखिए आनंद, स्वाभाविक रूप से ट्विटर को यहाँ पर अपने अधिकारियों को नियुक्त करना होगा, ताकि इस प्रकार की जो स्थानीय विषय है वो उन तक सीधे केंद्र सरकार पहुंचा सके, और जो ट्विटर के यूजर्स हैं वो उनसे सीधा यहाँ पर संपर्क कर सके। इसी चीज को लेकर इंटरमीडियरी रूल्स और गाइडलाइंस बनाए गए हैं, जिसका अभी तक ट्विटर ने पालन नहीं किया है। स्वाभाविक सी बात है, आज जो ये विषय सामने आया है जहां पर हिंदुस्तान का नक्शा ट्विटर ने गलत तरीके से दिखाया है, और ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी उन्होंने लद्दाख को हिंदुस्तान से बाहर दिखाया था। इस प्रकार की जो त्रुटियां ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे लगातार हो रही हैं, उनको ठीक करने के लिए और यहाँ के कानून से कंप्लाई करने के लिए वहां पर उनको स्थानीय अधिकारी नियुक्त करने होंगे। और मुझे लगता है ट्विटर को इस बात का आभास बिल्कुल अच्छी तरह हो गया है कि पर हम इनको क्यों इतना बर्दाश्त कर रहे हैं? अमित जी, मेरा सवाल यही है, अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ हैं, मेरा सवाल यही है कि हम इनको इतना बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? अमिताभ जी देखिए, हम इनको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं आनंद। मैंने पहले भी IT मिनिस्टर से भी पूछा हुआ है, सरकार के मंत्रियों से भी पूछा हुआ है कि हम लोग ट्विटर को बैन और बंद क्यों नहीं कर रहे। तब भी उनका जवाब था कि मोदी सरकार बंद करने में या फिर बैन करने में यकीन नहीं रखती है, क्योंकि एक बिजनेस करना है भारत को विदेश की कंपनियों को ऐसा कोई संदेश नहीं देना है कि वो गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर बर्दाश्त की सीमा पहुंचेगी, बर्दाश्त की सीमा बाहर होगी तभी होगा। अमित, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बार बार सवाल यही उठता है देश में कि ये बंद क्यों नहीं करना चाहिए। आप किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हो तो ठीक है, किसी व्यक्ति को, आपने IT मिनिस्टर का ट्विटर लॉक किया अमित, आपने वाइस प्रेसिडेंट का ट्विटर ब्लॉक कर दिया, आप अब नक्शे को ही गलत दिखा रहे हो बार बार। तो ऐसे में लगता नहीं है कि एक बड़ी आवाज देश की जनता की आती है कि ऐसे को हम बर्दाश्त क्यों करें? देखिए, हिंदुस्तान कोई भी कड़ा फैसला लेने से पीछे नहीं हटता, लेकिन हर फैसले का एक उचित समय होता है। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में पूरी जानकारी जानने के बाद उनको कैसे ठीक किया जाए, उन पर कैसे अमल किया जाए, इस पर विचार करना है। किसी भी कंपनी को अगर हिंदुस्तान में व्यापार करना है तो हिंदुस्तान के कानूनों को और हिंदुस्तान की प्रभुता को मानना होगा। और हिंदुस्तान इतना कमजोर देश नहीं है कि आज ट्विटर जैसी कोई प्राइवेट कंपनी अपनी मनमानी करे और निकल जाए। इसका खामियाजा भुगतना होगा। और आप देख रहे हैं कि सरकार ने जिस प्रकार से कड़ा रुख अपनाया है, उससे ये संदेश स्पष्ट तरीके से गया है। चलो अमित, हम लोग देखते हैं अब जल्दी ये पटरी पर आएंगे ट्विटर वाले तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना सख्त कार्रवाई लगता है कि वो चाहते हैं भारत सरकार सख्त कार्रवाई करे। एक के बाद एक कदम उनके ऐसा ही बता रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें, ट्विटर की साइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाया गया। ट्विटर ने भारत का नक्शा गलत दिखाया। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि ट्विटर की मनमानी लगातार जारी है। पहले IT मंत्री उनका आप ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करते हैं 1 घंटे के लिए, उसके बाद अब जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि
ये आरोप ट्विटर पर कि भारत का नक्शा उसमें गलत दिखाया गया, और ये केवल पहली बार नहीं है, पिछले साल भी भारत का गलत नक्शा दिखाया गया था और एक बार फिर से ट्विटर की तरफ से भारत का नक्शा गलत दिखाया गया। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्विटर पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब बड़ा सवाल कि क्या ट्विटर को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, मेरा सीधा सवाल यह है कि कार्रवाई होगी, लेकिन वो क्या कार्रवाई होगी और कब तक होगी? देखिए, यही तो मुश्किल है। भारत सरकार ने एक चीज़ तो साफ कर दी है कि जिस मध्यस्थ के रोल में वो काम कर रहे थे, वो मध्यस्थ के रोल में अब काम नहीं कर पाएंगे। उनको भारत के जो क्रिमिनल लॉज हैं, सिविल लॉज हैं, उनके तहत अब काम करना पड़ेगा, उन कानूनों को झेलना पड़ेगा अगर वो गलती करते हैं। इसके बाद भी ट्विटर ने अपने किसी भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। भारत के पते पर उन्होंने अपना कोई भी कार्यालय अब तक नहीं खोला है। अब सोने में सुहागा इसे कहते हैं। पहले वाइस प्रेसिडेंट का ट्विटर ब्लॉक किया, उसके बाद कई संघ के बड़े नेताओं के ट्विटर उन्होंने ब्लॉक कर दिए। खुद आईटी मिनिस्टर का ट्विटर 2017 के किसी ट्वीट को लेकर उन्होंने 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया। अब आज तो उन्होंने इससे ज्यादा नहीं, बर्दाश्त की सीमा सरकार की नहीं हो सकती कि भारत की अखंडता, संप्रभुता पर इन्होंने सवाल उठा दिए हैं, एक ऐसा नक्शा दिखाकर जिसमें कश्मीर भी नहीं है और लद्दाख भी नहीं है। अब मुझे लगता है, मैंने बार बार सरकार से यही सवाल पूछा है कि ट्विटर को बंद क्यों नहीं करना। अभी अमित मालवीय ने भी इसका जवाब दिया, रविशंकर प्रसाद जो आईटी मिनिस्टर, उन्होंने भी इसका जवाब दिया था कि ऐसे हम लोग सख्त बंद करने की बात नहीं करती सरकार, मोदी सरकार। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में ट्विटर को कम से कम ऐसी मुश्किलें जो लोकल लेवल पर जिसको दूर किया जा सकता था भारत में बैठकर, जिसके लिए आपको अमेरिका में बैठे अपने आकाओं और अपने बॉसे से बात नहीं करनी पड़ेगी, ट्विटर को खासी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। और वो व्यापार करने यहां पर आए हैं तो उनके उस व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। बैन करना एक बहुत बड़ा कदम होता है, लेकिन मुझे लगता है सरकार और ज्यादा सख्त होने वाली है। और आज भी सरकार ने यह संदेश दिया है कि कोई ना कोई सख्त कार्रवाई वो ट्विटर के खिलाफ करेगी। नक्शे की जिसे नक्शे की जो गलत बात उन्होंने की है, गलत नक्शा दिखाया है।